अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा सलीम एंड मोहम्मद अवैस आज आपके साथ हैं और आज हम अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन पे डिस्कशन करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जी अवैस, आप हमें अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में बताएं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर आयशा ने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन पे। आप लोगों ने रिसेंटली ये देखा होगा कि तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता एडवांस करते हुए पहले वो प्रोविंसेस में गए। प्रोविंसेस में उन्होंने गवर्नर्स के सामने जाके अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करवाया। उसके बाद वो काबुल में भी अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर चुके हैं और उसके नतीजे में हुआ ये कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस थी, जो उनकी आर्मी है, आर्मी ने बिल्कुल भी उनके सामने अफ़गानिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आर्मी ने उनके सामने सरेंडर किया, अपने हथियार उनके हवाले किए और इसके नतीजे में तालिबान एक पीसफुल ट्रांजिशन के पीरियड से गुजरते हुए काबुल पे भी अपनी जो अथॉरिटी है उसे इस्टेब्लिश कर चुके हैं। जो उनके सदर थे अशरफ गनी, वो ताजिकिस्तान जा चुके हैं अपने कुछ साथियों के साथ, अपने वज़रा के साथ, जो उस टाइम पे उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे। तो ये अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2001 में अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था अमेरिका ने। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस वक्त प्रेसिडेंट थे और 20 साल के अरसे के बाद जब जो बाइडन की हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया डिसाइसिवली कि 31 अगस्त 2021 जो उनका अफ़गानिस्तान के अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड जो हैं, यानी जो उनके फिज़िकली सोल्जर वहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें वो निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे और वापस चले जाएंगे। और उससे 2 हफ्ते कबल ही आप देखते हैं कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता एडवांस करते हुए अब पूरे अफ़गानिस्तान पे अपनी जो इंतज़ामी उनका कंट्रोल है वो हासिल कर चुके हैं। अच्छा अवैस, हमें आप इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि अमेरिका क्यों आया इस खत्ते में और अफ़गानिस्तान का कल्चर क्या है, ज़रा इसके बारे में बताइए हमें। जी बिल्कुल। देखें, 2001 में टेररिज्म के नाम पे अफ़गानिस्तान में अटैक किया अमेरिका ने और उसकी वजूहात ये थी कि अमेरिका में सितंबर 11, 2001 को जो 4 प्लेन्स के ज़रिए हमले किए गए न्यूयॉर्क में और पेंसिल्वेनिया में, पेंटागन में, उन हमलों के नतीजे में अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट दी कि इसमें 19 लोग शामिल हैं, 19 टेररिस्ट, और उसमें से उन्होंने कहा कि जो 13 लोग हैं उनका ताल्लुक बिन लादेन ग्रुप से है, उसामा बिन लादेन जिसे हेड कर रहे हैं, और वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने उन्हें प्रोटेक्शन दी है। अच्छा, इसे भी समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अमेरिका की हिस्ट्री को देखें कि क्या ये टेररिज्म का जो स्लोगन था, जो टेररिज्म एक ग्लोबल ट्रेंड बना, आइदर इट वाज अ जनरल कोर्स ऑफ एक्शन और इट वाज मेड बाय द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इसे समझने के लिए हमें अमेरिका की 200 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। फिर आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा कि अमेरिका हर 10-20 साल के बाद किसी भी खित्ते में क्यों जाता है और वहाँ पे 10-20 साल गुजारने के बाद अमेरिका उसे अपनी किसी न किसी तरीके से जस्टिफिकेशन देते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसकी वजूहात देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो हिस्ट्री है, अमेरिका ने जब इंडिपेंडेंस हासिल की 1776 में, तो उस वक्त सिर्फ 13 स्टेट्स थीं अमेरिका की फेडरेशन में। अच्छा, 19वीं सेंचुरी में अमेरिका ने सिर्फ अपने कॉन्टिनेंट में फोकस किया। जो दूसरे कॉन्टिनेंट थे वहाँ पे अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया, ना ही इंटरफेयर किया किसी भी स्टेट में, किसी भी रीजन में। उन्होंने सिर्फ कंसोलिडेट किया और उसे एक्सपैंड करते करते वो 50 स्टेट्स तक पहुँच गए। अच्छा, उस वक्त जो अमेरिका का स्लोगन था वो था मैनिफेस्ट डेस्टिनी। अमेरिकन ये समझते हैं शुरू से कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे रूल करना और पूरी दुनिया पे रूल करना, इट इज़ देयर मैनिफेस्ट डेस्टिनी। वो ये समझते हैं शायद ये डेस्टिनी उन्हें नेचर ने दी है, वो सुपीरियोरिटी क्लेम करते हैं पूरी दुनिया में। तो 13 स्टेट्स से वो 50 स्टेट्स तक 19वीं सेंचुरी में उन्होंने ये सफ़र तय किया।
अच्छा, जब 20th सेंचुरी शुरू हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में जब शुरू हुई तो अमेरिका ने आइसोलेशन में से निकलते हुए उस वॉर में पार्टिसिपेट किया 1917 में। अच्छा, जैसे ही वॉर का अख्ताम हुआ 1919 में तो अमेरिका 2 दिहाइयों के लिए दोबारा आइसोलेशन में चला गया। उसके बाद आप देखते हैं कि अमेरिका को एक नया स्लोगन चाहिए था, अमेरिका को एक नया ग्लोबल ट्रेंड चाहिए था जिसकी बेस पे अमेरिका पूरी दुनिया में अपना जो वे ऑफ लाइफ है, जो अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो वो क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है, अमेरिकन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसे पूरी दुनिया में राइज होना चाहिए। तो 1945 से 1990 तक 1945 से 1990 तक कोल्ड वॉर यूएसएसआर के साथ अमेरिका की रही और अमेरिका ने उसकी वजह से पूरी दुनिया में कई प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ी, जिसमें कोरिया में भी उन्होंने जंग की। उसके बाद वियतनाम में वो 1957 से 1975 तक रहे। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर के ख़िलाफ़ भी एक प्रॉक्सी वॉर में रहे। तो आप देखते हैं कि 1990 में जब कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ तो अमेरिका के पास कोई नया ग्लोबल ट्रेंड नहीं था जिसकी बेस पे वो दुनिया के दूसरे रीजन्स में इंटरवीन करे या दूसरी स्टेट्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी को स्टैम्प कर सके। तो हम देखते हैं कि 2001 में अमेरिका में जो 9/11 के अटैक हुए, जो इंसिडेंट था, उसको अमेरिका ने बेस बनाया टेररिज्म को, और उन्होंने कहा कि जी तालिबान की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को जिन्होंने अमेरिका में अटैक किया। तो प्रेसिडेंट बुश ने उस वक्त एक अपना डॉक्ट्राइन दुनिया के सामने रखा प्रीएम्पशन का, यानी उन्होंने कहा कि अगर हमें खदशा भी होगा कि कहीं से हम पे अटैक किया जा सकता है तो हम उस एक्चुअल अटैक से पहले उस खित्ते पे खुद अटैक करने का हक रखते हैं। तो 2001 में उन 19 टेररिस्ट को ढूंढते हुए अमेरिकन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की, और 2021 में आज हम देखते हैं कि वही फोर्स तालिबान जिन्हें अमेरिका ख़त्म करने आया था, उन्हीं के साथ डायलॉग करने के बाद, उन्हीं के साथ अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अमेरिका वहाँ से अपने जो आर्मी है और जो नेटो के वहाँ पे सोल्जर्स थे, नेटो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप की कंट्रीज़ की आर्मी का एक प्रोपोर्शन मौजूद होता है, और जहाँ भी उन्होंने अटैक करना होता है तो उनका एक एग्रीमेंट है कि वो फिर नेटो की फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो अमेरिका तालिबान को ख़त्म करने आया था और जाते जाते तालिबान के साथ ही अंडरस्टैंडिंग करने के बाद वो यहाँ से चले गए। तो ये एक बैकग्राउंड है। इसके साथ साथ मैं अफ़गानिस्तान का भी एक कल्चर आपको बताना चाहता हूँ, फिर हमें मज़ीद आसानी होगी इसे समझने में कि आखिर यूएसएसआर भी यहाँ पे नाकाम हुआ। उससे पहले ब्रिटेन ने भी 1842 में अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था, लेकिन वो भी तब नाकाम रहे। तो उसकी वजूहत क्या है कि सुपर पावर्स या मेजर पावर्स अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते में क्यों कामयाब नहीं होती। देखें, अफ़गानिस्तान का जो आप अगर उसकी रीजनल टेरेन देखें, जो कल्चर देखें, तो वहाँ पे कबीले हैं, वहाँ पे ट्राइब्स हैं, सरदार हैं उनके। एक तो वो माउंटेनियस एरिया है जिसकी वजह से किसी भी एक्सटर्नल पावर के लिए ये आसान नहीं है कि वहाँ पे वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के ज़रिए जंग जीत सकें। नंबर 2, वहाँ पे ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के अपने उनके नॉर्म्स हैं जंग बंदी करने के, जंग को शुरू करने के, और वहाँ पे जो उनका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो ट्राइब्स डिटरमिन करती हैं। वहाँ पे वेपन्स को रखना एक लीगल उनका राइट समझा जाता है। वहाँ पे छोटे से छोटा जो उनका बच्चा है वो भी वेपन चलाना जानता है, वेपन को रखना वो अपने लिए एक राइट समझते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा, इसकी आप एग्जांपल इस तरह लें कि पाकिस्तान का जो फाटा था प्रीवियसली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, 2017-18 में उस फाटा के इलाके का KPK में
इंज़िमाम हुआ, यानी इंटीग्रेट वो हुआ। देखें हमें भी 70 साल लगे, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट था, उनके ओवरऑल नॉर्म्स डिफरेंट थे, तो हम भी उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में लाते लाते हमें 70 साल लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि वो भी बिल्कुल अफ़गानिस्तान की तरह का एक इलाका है, उसी तरह वहाँ पे ट्राइब्स हैं, उसी तरह वहाँ पे सरदार हैं, उनका एक अपना रहने सहने का तरीका है, सदियों से वो उस तरह ही चलते आ रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो टोटल कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह की हैं। तो यही एक वजह है कि वहाँ पे आप कन्वेंशनल वॉरफेयर के ज़रिए जंग मुसल्लत नहीं कर सकते, और ना ही आज तक कोई उस तरह जीत सका। यूएसएसआर जब यहाँ पे आया तो तब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर एलिमेंट्स थे उनको सपोर्ट किया, और तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में ही यूएसएसआर के ख़िलाफ़ किया। और हम देखते हैं कि 2001 में जब यूएसए ने अफ़गानिस्तान पे डायरेक्ट अटैक किया, तो तब भी यूएसए को पाकिस्तान की ही हेल्प लेनी पड़ी, और इवन यहाँ तक कि यूएसए को यहाँ से निकलने के लिए भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। तालिबान के साथ जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एफपाक की पॉलिसी लॉन्च की, तो उसके बाद फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी निगोशिएशंस की कतर दोहा में, तो उसमें भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल रहा। अच्छा अवैस, हमें ये बताएं कि अमेरिका ने 20 साल की इस जंग में क्या हासिल किया अफगानिस्तान में रह के? देखें अपेरेंटली तो ये लगता है कि अमेरिका आफ्टर अ लॉन्ग 20 years एंड आफ्टर स्पेंडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हेयर, तो अमेरिका ने कुछ हासिल नहीं किया। वो जिन्हें ख़त्म करने आए थे जिस फोर्स को, उसी फोर्स ने उनके जाने के फ़ौरन बाद काबुल पे अपना कंट्रोल संभाल लिया। और आप ये समझ लें कि जो इवन अमेरिकन एम्बेसी थी, इट वाज आल्सो एट द मर्सी ऑफ तालिबान। लेकिन तालिबान ने पीसफुली वहाँ पे पावर की ट्रांजिशन में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। तालिबान ने इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि हम पॉलिटिकली इंगेज करना चाहते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में लगता तो है कि जैसे अमेरिका ने कुछ गेन नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने अपना जो नेशनल एजेंडा था उनका वो पूरा किया। अमेरिका टेररिज्म का एक ग्लोबल ट्रेंड लेके आया था, एक पैटर्न लेके आया था अपनी नेशन को जस्टिफाई करने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए। लेकिन जब भी कोई सुपर पावर कोई एक्शन लेती है, तो सुपर पावर की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो जो मेजर पावर्स हैं दुनिया में, उन्हें भी अपने एजेंडा में ऑन बोर्ड ले ले, ताकि उसका जो एजेंडा है वो ही दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रमोट हो और सबसे ज़्यादा उसी पे बात की जाए। तो अमेरिका ने टेररिज्म के ग्लोबल ट्रेंड पे 20 years गुजार लिए। साउथ एशिया में उन्होंने चाइना को काउंटर करना था, फिर पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसे काउंटर करना था, फिर उन्होंने रशिया का यहाँ पे जो रिसर्जेंस हो रही है उसे काउंटर करना था, और इंडिया को उन्होंने स्ट्रेंथन करना था। ये अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी साउथ एशिया में। और इंडिया के साथ जैसा आप जानते हैं कि 2006-07 में प्रेसिडेंट बुश ने जो स्ट्रैटेजिक डील की, सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया के साथ, और पाकिस्तान को उन्होंने साथ साथ इंगेज रखा अफ़गानिस्तान में, और चाइना के एलिमेंट को भी काउंटर करते रहे। तो मेरे ख्याल से अमेरिका ने यहाँ से गेन जो करना था उन्होंने कर लिया। दे हैड देयर प्रेजेंस इन साउथ एशिया फॉर 20 years। और अभी भी आपने जो बाइडन की जो लेटेस्ट इस पे स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि हम मज़ीद डॉलर्स भी इन्वेस्ट करना नहीं रोकेंगे अफ़गानिस्तान में। और वो अपनी नेशन को आज भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हमारी इसमें गलती नहीं है, हम अफ़गानिस्तान की फोर्सेस को बहुत ज़्यादा ट्रेन करके आए थे, उन्हें हमने वेपन्स भी प्रोवाइड किए। इट इज़ फेलियर ऑफ द अफ़गानिस्तान फोर्सेस कि वो तालिबान को नहीं रोक सकें। लेकिन ये एक फेक मेरा ख्याल है कि स्टांस है जो उन्होंने अपनी नेशन को ज़ाहिर देना है, वो उनका एक अपना इंटरनेशनल के साथ साथ
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी चलती है अमेरिका में। उन्होंने आफ्टर ऑल अपनी नेशन को सेटिस्फाई करना है कि जो उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए ने अफ़गानिस्तान में लगाए, उन्हें ज़्यादा जस्टिफाई भी तो उन्होंने करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है वैसे, मुझे ये बताएं कि जो ट्रांजिशन हुआ है तालिबान का अफ़गानिस्तान में, इसका इफ़ेक्ट आएगा कुछ पाकिस्तान पे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, उनकी इंटरनल सिचुएशन पे? जी बिल्कुल। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन है वो 2200 किलोमीटर से ज़्यादा है, और हमने इन 20 सालों में 70 से 80 हज़ार शोहदा हमारे यहाँ पे जिन्होंने अपनी जानें दी, और लाखों लोग ज़ख्मी हुए। अबव $100 बिलियन का हमें ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान हुआ। वो क्यों हुआ कि अफ़गानिस्तान में जो भी सिचुएशन होती है उसका पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान में अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ को एनालाइज किया है। स्ट्रैटेजिक डेप्थ होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, जब भी आप लॉन्ग टर्म अपने इंटरेस्ट को किसी भी एरिया में या किसी भी स्फेयर में आप गेज करते हैं तो वो आपकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहलाती है। 1980 से पाकिस्तान ये समझता है कि पीसफुल अफ़गानिस्तान इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये एक हकीकत भी है इतना बड़ा बॉर्डर होने की वजह से। अगरचे पाकिस्तान ने अभी तक इस तालिबान रजीम को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट हारमनी रखते हैं तालिबान के साथ। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, वो अफ़गानिस्तान के लोकल ग्रुप्स को खुद डिसाइड करनी चाहिए, और जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगा। और इस पीसफुल ट्रांजिशन में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान ने ओबामा के दौर में भी और उसके बाद ट्रंप के दौर में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। जब कतर में निगोशिएशंस हुई कि कितने ट्रूप्स निकलेंगे, कब निकलेंगे, तालिबान और अशरफ गनी आपस में किस तरह निगोशिएट करें और अफ़गानिस्तान में किस तरह का फ्यूचर में सेटअप आ सकता है, तो उस पे पाकिस्तान का जो रोल है वो एक कैटलिस्ट का रोल रहा है, पाकिस्तान का लिए एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें बहुत ही केयरफुली अपनी जो पॉलिसी है उसे रखेगा, और पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि अफ़गानिस्तान के केस में पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए बगैर और पाकिस्तान के स्टांस को एक्सेप्ट किए बगैर दुनिया के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान अपने एंड पे ये जानता है कि तालिबान के साथ पीसफुल नेगोशिएशंस में ही पाकिस्तान की भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। और भी करंट अफेयर की वीडियोस के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अपना रखिए बहुत ख्याल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।